तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नोवेल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि फॉरेन क्रीचर ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद सभी क्लैंस पहुंच जाते हैं ग्रेट स्कारलेट स्काई के बॉर्डर पे एंड फाइट स्टार्ट हो गई थी। तो अब यंगर जनरेशन की बारी है, तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाके उसे देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे ब्लैक अबिस के पास जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, वहां एक के बाद एक डेमोनिक गॉड्स जैसे फिगर्स खड़े दिखते हैं। उनकी प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि 9 हेवेंस 10 अर्थ के सारे कल्टिवेटर्स को एकदम सफोकेटिंग प्रेशर फील होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हवा भी भारी हो गई हो। इस मोमेंट पर 10 से ज्यादा यंग फॉरेन डेमोनिक गॉड्स आगे बढ़ते हैं। सबके लुक्स अलग अलग हैं, कोई किसी रेस का है, कोई किसी और रेस का, लेकिन एक चीज कॉमन है, उन सबकी ऑरा एक्सट्रीमली इंटिमिडेटिंग है। जहां जहां वो पैर रखते हैं, जमीन पर दूर दूर तक क्रैक्स फैल जाते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही हंगर जल रही होती है, जैसे वो सामने वाले साइड को शिकार समझ चुके हों। ये सीन देखकर लगता है जैसे शार्क्स ने समंदर में खून स्मेल कर लिया हो, या जैसे आसमान के हॉक्स नीचे ग्रासलैंड में छोटे जानवरों को देख चुके हों। उनका एटीट्यूड बिल्कुल फीस्ट स्टार्ट करने वाला होता है। 9 हेवेंस 10 अर्थ के लोग ये सब देखकर शॉक्ड भी होते हैं और गुस्सा भी। ये फॉरेन यंगस्टर्स बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे थे, सीधा नीचा दिखा रहे थे, जैसे इस साइड के कल्टिवेटर्स उनके लिए कोई थ्रेट ही ना हो। ये चीज सबको डीपली इंसल्ट फील करवाती है। सेम एरा के कल्टिवेटर्स होते हुए भी फॉरेन साइड इतनी एरोगेंस दिखा रही थी, उनके अंदर जरा सी भी फियर नहीं था। गुस्सा सिर्फ यंगस्टर्स को ही नहीं आता, बल्कि कई मिडिल एज्ड कल्टिवेटर्स भी कंट्रोल नहीं कर पाते। सबके दिमाग में एक ही थॉट था, ऐसी बेइज्जती कैसे टॉलरेट की जा सकती है। इसी बीच पर्पल सन हेवनली मोनार्क आगे बढ़ता है और जोर से शाउट करता है कि कौन उससे फाइट करेगा, क्योंकि वो शी हाउस से पहले बैटलफील्ड पर आ चुका था और जब उसे ऐसे नीचा दिखाया गया तो उसका खून खौल उठता है। पर्पल सन हेवनली मोनार्क का टैलेंट पास्ट हो या प्रेजेंट, दोनों में एक्सट्रीम पीक पर माना जाता है। हाँ, रीसेंट टाइम में उसे एक बड़ा सेटबैक मिला था, लेकिन इसी फाइट के थ्रू वो अपना इनर शैडो तोड़ना चाहता था और अपना कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहता था। जैसे ही वो शाउट करता है, फॉरेन साइड के डजन से ज्यादा यंग एक्सपर्ट्स एक साथ रश कर देते हैं। उनकी मूवमेंट इतनी वायलेंट होती है कि हवा में डस्ट और रॉक उड़ने लगते हैं और हजारों जिन वेट के बड़े बड़े स्टोन्स भी हवा में उड़ जाते हैं। इनमें मेल भी है, फीमेल भी, कोई हैंडसम है, कोई अगली, लेकिन सबके फोरहेड से होली लाइट निकल रही होती है जो उनकी पावरफुल सोल को दिखाता है। ये सारे लोग क्लियरली अपना स्ट्रेंथ दिखाने आए थे। कोई लाउड लाफ्टर के साथ आता है, कोई बिल्कुल काम रहता है, कोई बिल्कुल इमोशनलेस, किसी के अंदर इमॉर्टल चार्म है तो कोई बिल्कुल अंडरवर्ल्ड से आया हुआ लगता है। तब एक सिल्वर लाइट से घिरा हुआ क्रीचर आगे बढ़ता है। उसका टॉर्सो ह्यूमन जैसा है, हेड और टेल स्नेक का है और विंग्स यक्षा जैसे हैं। ये स्नेक यक्षा होता है। पीछे से कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और उनका मूड और खराब हो जाता है, क्योंकि स्नेक यक्षा फॉरेन साइड की एक किंग रेस से बिलोंग करता है। उसके बाद बैटलफील्ड पर वो यंग फॉरेन एक्सपर्ट बोलता है, जिसके फोरहेड के बीच में रोम्बॉइड स्केल होता है। वो कहता है कि फाइट उसकी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वही आया था। जैसे ही उसका स्केल ओपन होता है, उसके अंदर का स्पेशल इंप्रिंट एक्टिवेट हो जाता है, जो इस वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे फैब्रिकेशंस को देख सकता है। इसी की वजह से वो पहले ही देख चुका था कि इस साइड के यंगस्टर्स के अंदर अनमैच्ड सीड्स मौजूद हैं। इसी मोमेंट पर एक गोल्डन हेयर वाली फीमेल कल्टिवेटर लाफ करते हुए आगे आती है। उसके बाल ऐसे शाइन कर रहे होते हैं जैसे प्योर गोल्ड से बने हो। उसके अराउंड गोल्डन एसेंस एनर्जी घूम रही होती है और वो बिल्कुल एक गॉडेस जैसी लगती है। उसके सर पर 2 हॉर्न्स होते हैं और पीछे गोल्डन टेल फेदर्स भी होते हैं। वो स्माइल करते हुए कहती है कि उसे एक परफेक्ट सीड चाहिए रिसर्च के लिए। ये सुनकर सेक्रेड एकेडमी के एल्डर्स का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो गोल्डन डेविल बर्ड होती है। इमॉर्टल एंशिएंट के टाइम पर इस रेस ने इतना डिस्ट्रक्शन मचाया था कि उनकी क्राई से टेक्निक्स टूट जाती थी और सोल तक डैमेज हो जाता था। ये भी कहा जाता है कि विदाउट एंड इमॉर्टल किंग ने गुस्से में आकर इस क्लैन को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया था, लेकिन क्लियरली कुछ लोग बच गए थे। इसी बीच एक और टेरिफाइंग बीस्ट आगे आता है। उसके 6 लेग्स होते हैं, किलिन स्केल से कवर्ड, और पीछे ब्राइट रेड एलिगेटर टेल होती है। उसके आसपास स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा होता है। ये वॉइड बीस्ट किंग होता है, जो स्पेस लॉस को नेचुरली कंट्रोल करता है। शी हाउ इसे देखकर समझ जाता है कि ये पहले मॉडल बैटलफील्ड में जो वॉइड बीस्ट मारा था उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर्पल सन हेवनली मोनार्क फाइनली गुस्से में रोर करता है और कहता है कि सब लोग एक साथ भी आ जाएं, वो फाइट करेगा। फॉरेन साइड के कुछ लोग हंस पड़ते हैं और ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। इसी वक्त कीगू, द ग्रेट एक्सयूटो, लू होंग, लांसियन और बाकी सुप्रीम बींग्स भी बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। शी हाउ भी उनके साथ होता है और अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करता है कि फॉरेन साइड के यंगस्टर्स सच में बहुत स्ट्रांग है। उनका डाव, उनके लॉज, सब कुछ अलग है और इसी वजह से ये लोग एक टेरिफाइंग जनरेशन बन चुके हैं। स्नेक यक्षा लू होंग को टारगेट करता है, क्योंकि उसके अंदर लाइफ रिलेटेड मिस्टीरियस सीड होता है। गोल्डन डेविल बर्ड बिना वार्निंग के लांसियन पर अटैक कर देती है, क्योंकि लांसियन के पास स्काई डोम सीड होता है, जो इमॉर्टल एंशिएंट के टाइम से लेजेंडरी माना जाता है।
बैटल तुरंत एक्सप्लोड हो जाती है। पीछे से लान फैमिली के एल्डर्स शाउट करते हैं कि गोल्डन डेविल बर्ड को अपनी डिमोनिक क्राई रिलीज करने का मौका ना दिया जाए। वॉइड बीस्ट किंग 10 क्राउन किंग पर जंप करता है और 10 क्राउन किंग कामली अपनी ड्रैगन फिस्ट से आसमान तक हिला देता है। उसी टाइम 4 स्केल वाला फॉरेन एक्सपर्ट बाकी लोगों को रोकता है और कहता है कि पर्पल सन उसका प्रे है। दूसरी तरफ लिटिल स्काई किंग, ग्रेट एक्स्यूटो और बाकी सब भी अलग अलग एनिमीज के साथ एंगेज हो जाते हैं। केओस हर जगह फैल जाता है। शी यी, एक्साइल्ड इमॉर्टल, डाओइस्ट कीगू, निंगचन सबको अपने अपने ओपोनेंट्स मिल जाते हैं। शी हाओ के सामने एक अननोन क्लैन का क्रीचर आता है जो सेंटीपीड जैसा होता है, जिसके 100 लेग्स और मैंटिस जैसे शार्प आर्म्स होते हैं। लेकिन वो शी हाओ को इग्नोर करके हेवनली हॉर्न्ड एंट को टारगेट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि परफेक्ट एंशिएंट सीड्स कैसे डिटेक्ट करते हैं। तब शी हाओ समझ जाता है कि फॉरेन साइड ने एंशिएंट सीड्स पर डीप रिसर्च की हुई है और शायद उनके पास उनसे डील करने के मेथड्स भी हैं। ये रियलाइजेशन सबको थोड़ा नर्वस कर देता है। एल्डर्स भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाते हैं। अब क्लियर हो चुका था कि फॉरेन साइड इतनी एक्साइटेड क्यों थी। शी हाओ बिना डिले के रोर करता है और कहता है कि जो भी फाइट करना चाहता है सीधा आ जाए। इसके साथ ही वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्रेशियस टेक्निक्स रिलीज करता है, एक साथ सब फॉरेन एक्सपर्ट्स को चैलेंज करता हुआ। यहां से बैटल पूरे स्केल पर एक्सप्लोड हो जाती है। शी हाओ ने बिना किसी हेसिटेशन के एक्शन ले लिया। उसके प्रेशियस टेक्निक्स तुरंत एक्टिवेट हो गए और सीधा फॉरेन साइड के किंग्स पर टूट पड़े। स्वॉर्ड लाइट आसमान तक चमक उठी। डिवाइन हॉर्न्स ने स्काई बो चीर दिया। बीस्ट के बड़े बड़े पैर एंशिएंट लैंड को क्रश करते चले गए। पूरा एरिया एकदम से रोर और एक्सप्लोजन से भर गया। जिन किंग्स पर अटैक हुआ उन्होंने भी बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाई और रूथलेस काउंटर अटैक दिया। ये सीन देखकर सब स्टन रह गए। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोई एक अकेला बंदा इतने सारे किंग्स को एक साथ चैलेंज करेगा। लोगों के दिमाग में बस यही चल रहा था, क्या ये जीने से थक गया है या फिर अपनी ही डेथ इनवाइट कर रहा है। लेकिन शी हाओ का मोटिव बिल्कुल क्लियर था। वो बस सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता था ताकि इस साइड के लोग थोड़ा काम हो सके, सिचुएशन को समझ सकें और सेफली रिट्रीट कर सकें, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी। फॉरेन साइड एंशिएंट सीड्स के बारे में बहुत कुछ जानती थी और ऑलमोस्ट श्योर था कि उनके पास कुछ हिडन ट्रम्प कार्ड्स भी होंगे। तब एक वर्ल्ड शेकिंग ब्लास्ट होता है। 10 से ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशियस टेक्निक्स एक साथ शी हाओ की तरफ रश करती हैं। ये सब फॉरेन किंग्स के डिवाइन अटैक्स थे। शी हाओ तुरंत लाइटनिंग की तरफ मूव करता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है। उसकी स्पीड इतनी एक्सट्रीम होती है कि आंखों को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। वो खुद भी जानता था कि इतने सारे किंग्स के अटैक्स को सीधा फेस करना सुसाइड होगा। स्नेक यक्षा ठंडी आवाज में बोलता है कि तुम लोगों को प्रोवोक करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लाइफ और डेथ का डिफरेंस भी नहीं पता। वॉइड बीस्ट किंग भी एक टेरिफाइंग रोड छोड़ता है जिससे आसमान तक हिल जाता है और स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो भी शी हाओ के पीछे लग जाता है। पर्पल सन, हेवनली मोनार्क, लैंजियान, लू होंग, ग्रेट सुटवो सब शॉक्ड थे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शी हाओ ऐसा करेगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि वो उन सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सब लोग ऑलरेडी फील कर चुके थे कि कुछ गड़बड़ है। फॉरेन क्रीचर्स एंशिएंट सीड्स को इतनी इजीली डिटेक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने पहले से ही सब स्टडी कर रखा हो। इसी बीच पीछे से एक पावरफुल शाउट आती है, जैसे गरजता हुआ थंडर। ये 9 हेवेंस 10 अर्थ्स के एल्डर्स की आवाज होती है जो फाइट को रोकना चाहते थे। उन्हें शी हाओ की जान की चिंता हो रही थी। वो उसे इतने सारे किंग्स के बीच मरते हुए नहीं देख सकते थे। गोल्डन डेविल बर्ड भी चिल्लाते हुए बोलती है कि प्रोवोक करने का प्राइस चुकाना पड़ेगा। उसकी आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट होता है। 4 हेड स्केल वाला फॉरेन एक्सपर्ट भी सीधा शी हाओ की तरफ रश करता है। उन डजन से ज्यादा फॉरेन यंगस्टर्स में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता। सबका बस एक ही गोल होता है, शी हाओ को तुरंत खत्म करना। ये उनकी एरोगेंस दिखाता है। उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि एल्डर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें फुल कॉन्फिडेंस होता है कि उनके एल्डर्स उन्हें बचा लेंगे। शी हाओ की आंखों में बिजली जैसे फ्लैशेस होती हैं। वो डिसाइड करता है कि पहले किसी एक को हैवी डैमेज देगा। उसके दिमाग में सियांग फैंग, क्रिम्सन हेड, डिवाइन मोनार्क जैसे सीनियर्स की यादें आती हैं जो पहले ही मर चुके थे, जिनके सोल्स तक वाइप आउट हो गए थे। उनकी डेथ्स ने इस साइड का मोराल तोड़ दिया था। शी हाओ चाहता था कि एक बड़ी विक्ट्री से इस ग्लूम ऑफ प्रेशर को तोड़ दे। इसी वक्त ग्रेट सुटुओ, शी चीगू जैसे लोग भी आगे बढ़ते हैं। वो शी हाओ को अकेला फाइट करते हुए नहीं देख सकते थे, लेकिन तभी जमीन जोर से काम जाती है। ग्रेट एल्डर बैटलफील्ड के सेंटर में अपीयर होते हैं। दोनों साइड्स की यंगस्टर्स को अलग कर देते हैं। उनका रोब हवा में लहराता है और उनकी प्रेजेंस से किंग्स के अटैक्स रुक जाते हैं। फॉरेन साइड से आवाज आती है कि क्या आप इंटरफियर करोगे, लेकिन यंग किंग्स बिल्कुल डरे हुए नहीं होते। स्नेक यक्षा और बाकी लोग अभी भी अटैक करना चाहते थे। ग्रेट एल्डर सिर्फ एक लाइट रिलीज करते हैं और सारे अटैक्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। स्नेक यक्षा जैसे लोग सीधा पीछे उछल जाते हैं। तब फॉरेन साइड के 3 एंशिएंट फिगर्स अपीयर होते हैं, इतनी साइलेंटली कि किसी को समझ ही नहीं आता वो कैसे आए। वो ग्रेट एल्डर को रोक देते हैं। ग्रेट एल्डर कामली बोलते हैं कि अगर वो वीक को बुली कर रहे होते तो ये यंगस्टर्स कब के एग्जिस्ट करना बंद कर चुके होते। फॉरेन साइड के फिगर्स स्टोन स्टैचूज जैसे खड़े रहते हैं। उनकी ऑरा ही काफी स्कैरी होती है। ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि पहले हमेशा सेम जनरेशन के बीच 1-on-1 फाइट्स होती थी और आज भी यंगस्टर्स को ऐसे ही अपना मैटर सेटल करना चाहिए।
वो वॉर को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि फॉरेन साइड के पास एंशिएंट सीड्स के अगेंस्ट स्पेशल मेथड्स होंगे। फॉरेन साइड का एक एंशिएंट फिगर बोलता है कि क्या आप डर गए हो? उसके अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस में पले हुए लोग कभी रियल एक्सपर्ट्स नहीं बन सकते। उनके वर्ल्ड के जीनियसेस लाशों के पहाड़ों और खून के समुंदर से निकल कर आए हैं। इसकी बातें यंग जनरेशन के दिमाग को सीधा हिट करती हैं। सब अपनी फिस्ट्स भींच लेते हैं। फॉरेन यंगस्टर्स हंस हंस के टॉन्ट्स मारते हैं, कहते हैं अगर डर लगता है तो भाग जाओ, पेरेंट्स के पीछे छुप जाओ। ये स्पेशली तब और ज़्यादा इंसल्टिंग हो जाता है जब लड़कियां ये बातें बोलती हैं। पर्पल सन, हेवनली मोनार्क और भाती सब का गुस्सा और भड़क जाता है। ये ओपन ह्यूमिलिएशन होती है। दाओते चीगू, लैंजियान, ग्रेट सुटवो सब डिसाइड कर लेते हैं कि अब फाइट अनअवॉइडेबल है। चाहे फॉरेन साइड को परफेक्ट सीट्स का नॉलेज हो, वो पीछे नहीं हट सकते। आखिरकार फाइट तो फ्यूचर में होनी ही है, तो आज ही क्यों ना हो। सब एक साथ शाउट करते हैं फाइट। ये डिसीजन सिर्फ एक बंदे का नहीं था, पूरे 9 हेवंस 10 अर्थ्स के यंगस्टर्स का था। शी हाउस सबसे आगे खड़ा हो जाता है। वो फाइट करना चाहता था क्योंकि उसके पास कोई सो कॉल्ड एंशिएंट सीड नहीं था। वो फ्रीली लड़ना चाहता था। दाओते चीगू भी उसके साथ आता है। फॉरेन साइड का एक एंशिएंट फिगर शी हाउ को देखकर बोलता है कि इस लड़के में स्किल है। स्नेक यक्षा आगे बढ़ता है, फाइट शुरू करने के लिए रेडी। तब फॉरेन साइड प्रपोज करती है कि इमॉर्टल टर्टल शेल के थ्रू अपोनेंट्स डिसाइड किए जाएं, जैसे एंशिएंट टाइम में होता था। ये सुनकर ग्रेट एवरर का बॉडी थोड़ा ट्रेम्बल करता है क्योंकि वही मेथड एंशिएंट टाइम के सबसे ब्लडी बैटल्स का सिंबल था, जहां इमॉर्टल किंग्स तक मर गए थे। फॉरेन साइड जानबूझकर ये टॉपिक लाती है, पुरानी वुंड्स को फिर से खोलने के लिए। यंगस्टर्स भी गुस्से में आ जाते हैं। लिटिल स्काई किंग, सेक्रेड एकेडमी के लोग, लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के एयर्स सब रिवेंज की बात करते हैं। पास्ट का शेम और ब्लड शेड सबके दिमाग में वापस आ जाता है। एल्डर्स रोकना चाहते थे लेकिन उनके अंदर भी आग जल रही थी। अगर अब भी यंगस्टर्स को रोका गया तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। आखिरकार डिसीजन होता है कि फाइट होगी। ग्रेट एल्डर मेंग टैंगजैंग अग्री कर लेते हैं। उनकी नजर एक पल के लिए शी हाउ पर जाती है। इस नजर में बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। शी हाउ समझ जाता है इस बार हार अलाउड नहीं है। एटमॉस्फेयर एकदम हैवी हो जाता है। सबको लगता है जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। फॉरेन साइड से अनाउंसमेंट होती है कि बैटल स्टार्ट होगी। एंशिएंट स्टाइल के अकॉर्डिंग लाइफ एंड डेथ बैटल्स होने वाली हैं। एक बड़ा शोडाउन शुरू होने जा रहा होता है जो सिर्फ यंगस्टर्स की फाइट नहीं थी बल्कि पूरी हिस्ट्री और फ्यूचर का वेट अपने साथ लिए हुए थी। स्नेक यक्षा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि अब और वेट नहीं होता, फाइट कब की स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। उसके अकॉर्डिंग ये बैटल उनकी साइड की हेवनली माइट को और ज्यादा रेस करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके एंशिएंट एंसेस्टर्स ने किया था जब उन्होंने सो कॉल्ड ट्रू इमॉर्टल्स को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। फॉरेन यंग किंग्स जब पास्ट की बैटल्स का जिक्र करते हैं तो उनके चेहरों पर एक अलग ही प्राइड होता है। उनके अंदर से एक नेचुरल कॉन्फिडेंस निकल कर आता है और ये कॉन्फिडेंस बिना रीजन के नहीं था। उस एंशिएंट वॉर में उन्होंने जीत हासिल की थी। 9 हेवंस 10 अर्थ्स के टॉप लीडर्स को उन्होंने वहां कट डाउन किया था और पूरे वर्ल्ड का बैलेंस पलट दिया था। कुछ फॉरेन क्रीचर्स पास्ट को याद करके बोलते हैं कि जब उनके ग्रेट एंसेस्टर्स ने एक्शन लिया था तब तो इमॉर्टल किंग्स तक लाश बन गए थे। उनके बॉडीज को माउंट्स पर लाया गया था। उनके लिए वो एक लेजेंडरी एरा था। उनके चेहरों पर फैसिनेशन होता है जैसे काश वो भी उस टाइम पैदा हुए होते और खुद इमॉर्टल दाव एक्सपर्ट्स को मारकर हिस्ट्री बना पाते। कोई बोलता है कि जब भी वो इमॉर्टल सप्रेशन मॉन्यूमेंट को देखता है जो उनके वर्ल्ड के डार्क रेड ब्लड से भीगा हुआ है, उसका खून उबलने लगता है। उसके लिए एंसेस्टर्स की पावर अनइमेजिनेबल थी। उन्होंने इस वर्ल्ड के क्रीचर्स को इतना कुचला था कि सब उनके पैरों के नीचे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। इसी वजह से इन फॉरेन यंगस्टर्स के अंदर एक नेचुरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। बचपन से ही उन्हें लगता था कि वो दूसरी साइड से बेटर है। फॉरेन साइड के यंग कल्टिवेटर्स का अग्रेशन एक्सट्रीम लेवल पर था। उनकी आंखें छोटे सन्स की तरह चमक रही थीं। वो बस एक चीज चाहते थे, जल्दी से जल्दी किलिंग स्टार्ट हो। तब डार्कनेस से एक एंशिएंट फॉरेन क्रीडर पूछता है कि कौन फाइट करेगा। तुरंत कई आवाजें आती हैं, मैं फाइट करूंगा, मैं जाऊंगा। सिर्फ पहले वाले डजन ही नहीं बल्कि ब्लैक अबिस से और भी लोग निकल आते हैं। अब उनकी साइड पर 20 से ज्यादा यंग एक्सपर्ट्स खड़े होते हैं, सब के सब बैटल इंटेंट से भरे हुए। सेक्रेड एकेडमी के ग्रेट एल्डर अपनी साइड के लोगों से पूछते हैं कि कौन फाइट करेगा। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी और हैवी हो जाती है क्योंकि फॉरेन साइड के लोग नंबर में ज्यादा हो गए थे और हर एक डीप और डेंजरस लग रहा था। फॉरेन साइड से कोल्ड टोन में बोला जाता है कि तुम लोगों को अपनी नंबर्स बढ़ानी होंगी, कम से कम 20 लोग फाइट के लिए भेजो। इमॉर्टल एकेडमी के एक एल्डर तुरंत मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि 5 राउंड्स का डिसीजन काफी है। उन्हें डर होता है कि अगर ज्यादा लोग भेजे गए तो लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये यंगस्टर्स उनकी फ्यूचर होप थे। कई लोग परफेक्ट सीट्स के साथ थे जिन्हें नर्चर करने में एंडलेस डिवाइन मेडिसिन और रेयर रिसोर्सेज यूज हुए थे। अगर वो एक ही बैटल में मर जाते तो वो लॉस अनबेरेबल होता। लेकिन फॉरेन साइड का एंशिएंट क्रीचर कोल्डली बोलता है कि अगर आज ही हार गए तो जिंदा रहने का मतलब ही क्या है।
फिर फॉरेन एल्डर बोलता है कि दोनों साइड से 10 लोग आएंगे और लाइफ एंड डेथ डिसाइड होगी। फॉरेन यंगस्टर्स ओपनली टॉन्ट करते हैं। वो बोलते हैं अगर डर लगता है तो माफी मांगो, घुटनों पर बैठ जाओ और एलिजियंस एक्सेप्ट कर लो। ये सुनते ही 9 हेवेंस 10 अर्थ के लोग गुस्से से भर जाते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमिलिएशन से बेटर है डेथ। आखिर ग्रेट एल्डर हाँ बोल देते हैं। कैंडिडेट्स चूज होते हैं। परफेक्ट सीड्स वाले आगे आते हैं, साथ ही वो लोग जिन्होंने 3 स्ट्रैंड्स ऑफ इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी, और सेक्रेड एकेडमी के टॉप जीनियसेस भी आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर इतना हैवी हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल लगने लगता है। दोनों वर्ल्ड्स के कल्टिवेटर्स बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हजारों एंशिएंट माउंटेन्स सबके ऊपर आगे रहों। ग्रेट स्कारलेट स्काई का बॉर्डर कंप्लीट साइलेंस में डूब जाता है। सब नेक्स्ट ब्लडी बैटल का वेट कर रहे होते हैं। तब अचानक डार्कनेस से जेड जैसे सॉफ्ट टॉर्टॉइस शेल फ्रैगमेंट्स निकलते हैं, रोशनी से चमकते हुए। प्राइमल केओस स्प्रेड हो जाता है। हेवनली मिस्ट्रीज ब्लर हो जाती हैं। ये इमॉर्टल टॉर्टॉइस शेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के लोग लो वॉइस में चिल्लाते हैं। ये शेल पहले फ्यूचर देखने के काम आता था, लेकिन पास्ट वॉर में डिस्ट्रॉय हो चुका था। इमॉर्टल एंशिएंट के लास्ट फेज में इसी शेल के थ्रू ओपोनेंट्स चूज किए गए थे। कुछ लोग मानते थे कि ये रैंडम है, और कुछ का मानना था कि इसमें फेट और कर्मा इन्वॉल्व होता है। तब मल्टी कलर्ड लाइट फ्लैश होती है। एक फ्रैगमेंट केओस से निकलकर सीधा स्नेक यक्षा के सामने जाकर गिरता है। स्नेक यक्षा जोर जोर से हंसता है, अपना सिल्वर हेड ऊपर उठाता है और फोक टंग बाहर निकालता है। उसकी किलिंग ऑरा आसमान तक फैल जाती है। वो बोलता है कि कितनी अच्छी लक है, वो पहला निकला है। अब उसका ओपोनेंट कौन है, बस उसके पैरों के नीचे घुटने टेक दे। उसका बॉडी हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक होता है, सिल्वर विंग्स के साथ, बिल्कुल टेरिफाइंग। इस साइड पर लोगों का दिल डूब जाता है। ओपोनेंट का नाम होता है ग्जुआन कुन। वो एक टाइम पर हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन का टॉप डिसाइपल था, जिन्होंने 3 स्ट्रैंड्स ऑफ इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी, लेकिन उसके पास परफेक्ट सीड नहीं था, इसलिए लोग ऑलरेडी टेंस हो जाते हैं। ग्जुआन कुन थोड़ा साई करता है, फिर मुस्कुराता और बोलता है कि सब उसके लिए चीयर करें, वो एनिमी को किल करेगा। लोग जोर से चीयर करते हैं। ग्जुआन कुन बैटलफील्ड में आगे बढ़ता है। उसका ऑरा हर स्टेप के साथ बढ़ता जाता है। उसके ऊपर 3 ग्रेट दाव फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। हेवन और अर्थ रिएक्ट करते हैं। स्पेस डिस्टॉर्ट होता है, लेकिन स्नेक यक्षा कोल्डली बोल देता है कि तुम काफी नहीं हो, किसी और को भेजो। ये सुनते ही सब लोग गुस्से से भर जाते हैं। ये डायरेक्ट इंसल्ट होती है। स्नेक यक्षा क्लियरली बोलता है कि उसे परफेक्ट सीड चाहिए, बिना उसके कोई इंटरेस्ट नहीं। ग्जुआन कुन बिना कुछ बोले अटैक कर देता है। 3 इमॉर्टल एनर्जीज डिवाइन स्वॉर्ड्स बनकर स्नेक यक्षा पर टूट पड़ती हैं, लेकिन स्नेक यक्षा अपनी टेल से सब ब्लॉक कर देता है। लोग शॉक हो जाते हैं। उसका बॉडी इतना स्ट्रांग होता है कि इमॉर्टल एनर्जी तक उसे तोड़ नहीं पाती। बैटल लंबी चलती है, लेकिन धीरे धीरे सबको क्लियर हो जाता है कि ग्जुआन कुन मैच नहीं कर पा रहा। स्नेक यक्षा बिल्कुल काम रहता है। ग्जुआन कुन के अटैक्स बस स्पार्क्स क्रिएट करते हैं, लेकिन स्नेक यक्षा का एक हिट ग्जुआन कुन को ब्लड कॉफ करवा देता है। गैप क्लियर होता है। 100 एक्सचेंजेस के बाद स्नेक यक्षा अपना अल्टीमेट अटैक यूज करता है। सिल्वर विंग स्प्रेड होती हैं, स्पेस कोलैप्स हो जाता है। स्टार्स गिरते हुए जैसे इल्यूजन क्रिएट होता है। ग्जुआन कुन रिट्रीट करता है, लेकिन बच नहीं पाता। सिल्वर लाइट सब कुछ कवर कर लेती है। जब लाइट हटती है तो ग्जुआन कुन ऑलरेडी डिफीटेड होता है। स्नेक यक्षा की टेल उसके बॉडी को पियर्स कर चुकी होती है। उसका एसेंस ब्लड सक कर लिया जाता है। उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी क्रश हो जाता है। आखिरी मोमेंट में ग्जुआन कुन की आंखें अपनी साइड की तरफ देखती हैं, जैसे फेयरवेल कह रहा हो। फिर उसका बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है, कंप्लीटली गॉन। स्नेक यक्षा अनाउंस करता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग वो बैटलफील्ड पर ही रहेगा और फाइट कंटिन्यू करेगा। वो बोलता है कि नेक्स्ट ओपोनेंट बेटर होना चाहिए। इस साइड के लोग गुस्से और ग्रीफ से कांप जाते हैं। कई लोग ग्जुआन कुन का नाम चिल्लाते हैं। तब शी हाउ आगे बढ़ता है। इमॉर्टल टॉर्टॉइस शेल दोबारा ग्लो करने ही वाला होता है कि शी हाउ जोर से बोलता है वेट। वो कहता है कि इतना ड्रामा की जरूरत नहीं, वो खुद आएगा 1 वर्सेस 3, या फिर अगर हिम्मत है तो 1 वर्सेस 10। उसके अकॉर्डिंग इतनी अलग अलग बैटल्स का कोई मतलब नहीं। अब वो सीधा सबका सामना करेगा। शी हाओ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रह पाता। पहले जब शियांग फैंग, क्रिम्सन हेड, डिवाइन मोनार्क जैसे सीनियर्स बैटल में मरे थे, तब वो कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि वो उस लेवल पर इंटरवीन नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब उसके अपने जनरेशन के लोग फाइट कर रहे थे, तो वो कैसे शांत बैठ सकता था। उसका दिल कह रहा था कि अभी तुरंत बैटलफील्ड में उतरना चाहिए। तब दूसरी साइड से एक शॉर्ट और हैवी शाउट आता है। आवाज ऐसी होती है जैसे कोई हेवनली ड्रम बज गया हो। ये साउंड इतना पावरफुल होता है कि शी हाओ का प्राइमोर्डियल स्पिरिट ऑलमोस्ट बर्स्ट होने वाला होता है। क्रिटिकल मोमेंट पर ग्रेट एल्डर मेंग त्यानजेंग अपनी स्लीव वेव करते हैं। वॉइड के रिपल्स तुरंत इरेज हो जाते हैं और एक बड़ा डिजास्टर होने से बच जाता है। ग्रेट एल्डर कोल्ड टोन में बोलते हैं कि अगर तुम मेरे डिसाइपल को मारना चाहते हो तो क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारी पूरी यंगर जनरेशन का मैसेकर कर दूं। दूसरी साइड से लिविंग फॉसिल लेवल का एक मिडिल एज फिगर कामली रिप्लाई करता है। वो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और मैं बस उसे वार्न कर रहा हूं। रूल्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, कोई उन्हें चेंज नहीं कर सकता। शी हाओ बिल्कुल ठीक होता है। उसका सोल स्ट्रांग है, बस थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था। डिजास्टर न्यूट्रलाइज होते ही
उसकी आंखों से डिवाइन लाइट निकलती है। वो सीधा बोलता है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, बताओ एक्सेप्ट करते हो या नहीं। वो स्नेक यक्षा और उसके पीछे खड़े फॉरेन यंगस्टर्स को घूर कर देखता है। स्नेक यक्षा कोल्डली बोलता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हारे पास वो सीड नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मैं तुम्हें चांस क्यों दूं, निकलो यहाँ से। दूसरे फॉरेन क्रीचर्स भी मॉक करते हैं। कोई बोलता है कि क्या तुम खुद को पास्ट के विदाउट एंड इमॉर्टल किंग समझ रहे हो। कोई बोलता है कि बिना परफेक्ट सीड के तुम फाइट के लायक ही नहीं हो। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं, जैसे शी हाउ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक फॉरेन एल्डर वार्निंग देता है कि रूल्स होते हैं, अगर तुम इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा। ग्रेट एल्डर मेंग त्यानजेंग अंदर से साई करते हैं और शी हाउ को सिग्नल देते हैं कि वापस आ जाओ। रूल्स ऑलरेडी फिक्स हो चुके थे, अब चेंज पॉसिबल नहीं था। 9 हेवेंस 10 अर्थ्स की साइड पर लोग श्वान कुन का नाम लेकर रो पड़ते हैं, स्पेशली जो लोग हेवनली डियटी इंस्टीट्यूशन से थे। उनके लिए ये लॉस और भी ज्यादा पेनफुल था। एक जनरेशन का जीनियस ऐसे ही चला गया। बहुत लोग गुस्से में दांत पीस रहे थे। शी हाउ के अंदर अनफेयरनेस का गुस्सा भड़क रहा होता है। उसका बैटल इंटेंट पीक पर होता है। उसे लगता है कि कभी उसने इतनी शिद्दत से फाइट नहीं चाहिए होगी जितनी अब चाहिए। वो बस यही चाहता था कि नेक्स्ट चॉइस उसकी हो। लेकिन शेल फ्रैगमेंट्स रोटेट करते हैं, लाइट फ्लैश होती है और आखिर एक फ्रैगमेंट जाकर लू होंग के सामने गिरता है। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद लू होंग आगे बढ़ती है। सबकी नजर उस पर होती है। पीछे से लोग चिल्लाते हैं कि केयरफुल रहना, तुम जीत सकती हो, स्नेक यक्षा को मार दो। सब शुअन बुन का बदला चाहते थे। इस मोमेंट पर पर्सनल राइवलरी या पास्ट कंपटीशन सब भूल जाते हैं। सबका गुस्सा एक ही एनिमी पर फोकस होता है। लू होंग लॉन्ग लाइफ लू फैमिली से थी। उसकी लाइफ फोर्स इतनी स्ट्रांग थी कि जहां से वो गुजरती वहां जमीन हरा भरा हो जाता। लोग कहते थे कि अगर वो इस एरा में प्रॉपर्ली ग्रो करे तो लाइफ गॉडेस बन सकती है, शायद इमॉर्टैलिटी तक पहुंच जाए। लू फैमिली के एल्डर्स नर्वस हो जाते हैं। ये कोई फ्रेंडली स्पारिंग नहीं थी, ये प्योर लाइफ एंड डेथ बैटल थी। स्टार्ट से ही लोग मर रहे थे। लू होंग दिखती भी काफी ब्यूटीफुल थी। ग्रेसफुल मूवमेंट, फेयर स्किन, ग्रीन हेयर हवा में लहरा रहे थे। स्नेक यक्षा की आंखें चमक उठती हैं। वो सेंस करता है कि उसके अंदर एक प्रेशियस सीड है, लेकिन तभी एक एंशिएंट फिगर उसे ऑर्डर देता है कि वापस आ जाओ। स्नेक यक्षा गुस्से में बोलता है कि ये उसका प्रे है, लेकिन एंशिएंट फिगर कोल्डली पूछता है कि क्या तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। स्नेक यक्षा तुरंत डर जाता है और मना कर देता है। फॉरेन साइड के हायरार्की के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। एंशिएंट एल्डर बोलता है कि स्नेक यक्षा विनर है, उसे बाद में और चांस मिलेंगे, अब दूसरों को फाइट करने दो। ये सब उनके यंगस्टर्स को ट्रेन करने के लिए था। 9 हेवेंस 10 अर्थ्स के लोग चुप रहते हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस क्लियरली बैड हो चुके थे। लॉसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गए थे। शेल फ्रैगमेंट्स फिर शाइन करते हैं और एक फ्रैगमेंट फॉरेन साइड के बीच गिरता है। एक गोल्डन हेड वुमन खुशी से हंसती है। वो गोल्डन डेविल बर्ड होती है। दूसरे फॉरेन किंग्स कंप्लेन करते हैं कि काश ये उन्हें चूज करता। उनका एटीट्यूड देखकर 9 हेवेंस 10 अर्थ्स के लोग और गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी साइड उन्हें बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही थी। लू होंग बैटलफील्ड में एंटर करती है। लू फैमिली के लोगों का दिल मुंह में आ जाता है। उनका अपोनेंट गोल्डन डेविल बर्ड होता है, जो पास्ट में 9 हेवेंस 10 अर्थ्स के लिए एक नाइटमेयर थी। गोल्डन डेविल बर्ड डायरेक्टली बोलती है कि अगर तुम अपना लाइफ सीट दे दो तो मैं तुम्हारी जान छोड़ सकती हूँ। लू होंग कामली रिप्लाई करती है कि पास्ट में विदाउट एंड इमॉर्टल किंग ने तुम्हारी क्लैन को वाइप आउट कर दिया था, फिर भी कुछ बच गए। गोल्डन डेविल बर्ड गुस्से से पागल हो जाती है और तुरंत अटैक करती है। पास्ट में विदाउट एंड इमॉर्टल किंग ने इस क्लैन को इसलिए डिस्ट्रॉय किया था क्योंकि वो टू डेंजरस थी। बैटल एक्सप्लोड हो जाता है। इमॉर्टल एनर्जी और लाइफ फोर्स हर जगह फैल जाती है। डिवाइन वाइन्स और प्लांट्स वॉइड में उगने लगते हैं। गोल्डन डेविल बर्ड को बाइंड करने की कोशिश करते हैं। तब अचानक एक टेरिफाइंग क्राई आता है। ये साउंड लाइफ एनर्जी को कट कर देता है। लू होंग का बॉडी शेक करता है। वो ब्लड कॉफ करती है। ये गोल्डन डेविल बर्ड की टेरिफाइंग एबिलिटी होती है। सिर्फ आवाज से सोल तक डैमेज हो जाता है। लू होंग फैमिली पैनिक में आ जाती है, लेकिन कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। ये डिमोनिक साउंड किसी का भी सोल डिस्ट्रॉय कर सकता था। लू होंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी लाइफ फोर्स थी। इसी वजह से वो फर्स्ट स्ट्राइक सर्वाइव कर जाती है और काउंटर अटैक करती है। लेकिन लोग क्वाइटली कहते हैं कि लाइफ फोर्स स्ट्रांग होने के बावजूद वो पूरे बैटल के लिए आइडियल नहीं थी। बैटल चलती रहती है। गोल्डन डेविल बर्ड ये साउंड बार बार यूज नहीं कर सकती क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। 300th एक्सचेंज पर फिर से डिमोनिक क्राई होती है। लू होंग का सोल और ज्यादा डैमेज होता है, फिर भी वो इंड्योर करती है। 600th एक्सचेंज जो है वो रिकवर करने लगती है, लेकिन एक और डिमोनिक क्राई उसके स्कल तक क्रैक कर देती है। गोल्डन डेविल बर्ड भी थक जाती है और बोलती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये अपोनेंट इतनी टफ है, लेकिन लू होंग के पास कोई मैचलेस किलिंग मूव नहीं होता। 900th एक्सचेंज पर गोल्डन डेविल बर्ड अपना ट्रू फॉर्म दिखा देती है और सबसे पावरफुल क्राई रिलीज करती है। इस बार कोई मिरेकल नहीं होता। साउंड सीधा लू होंग के फॉरहेड को पियर्स कर देता है। गोल्डन फेदर्स उसके बॉडी को छेद देते हैं। लू होंग बैटलफील्ड पर गिर जाती है। ब्लड फ्लो होता रहता है। गोल्डन डेविल बर्ड तुरंत उसका परफेक्ट सीड निकाल लेती है। सीड एस्केप करना चाहता है, लेकिन उनके मेथड्स के आगे शांत हो जाता है। 9 हेवेंस 10 अर्थ्स के लोग अंदर से कांप जाते हैं। फॉरेन साइड ने परफेक्ट सीड्स के अगेंस्ट काउंटर तैयार कर रखे थे। तब इमॉर्टल टॉर्टोइस शेल दोबारा ग्लो करता है। गोल्डन डेविल बर्ड का फेस पेल पड़ जाता है। उसके शेल फ्रैगमेंट पर ब्लड रेड साइन और वर्ड्स दिखते हैं। वो डरते हुए चिल्लाती है कि कौन है जिसका सरनेम शी है। पीछे से एंशिएंट क्रीचर्स भी शॉक हो जाते हैं। एक बोलता है वापस आ जाओ, विड्रॉ करो। दूर से शी हाउ ग्राउल करता है। वो बोलता है कि उसका सरनेम शी है। उसके बाल हवा में उड़ते हैं, आंखों में गुस्सा भरा होता है। अब लग रहा था कि फाइनली उसका टर्न आ गया है बैटलफील्ड में उतरने का। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।